अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। आई होप के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। आज हम सेकंड वीडियो के साथ आज डिस्कस करेंगे हम एमसीक्यूज़। इससे पहली वीडियो में हमने पहले 4 चैप्टर के जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया है, और उसकी जो पीडीएफ फाइल थी वो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया था, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो अभी है इसमें हमने चैप्टर नंबर 5 और 6 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट रिपीटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उनको हमने डिस्कस करना है। और इसमें मैं सारे डिस्कस नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ जो थोड़े डिस्कस करने वाले हैं बस उन्हीं को डिस्कस करूँगा। बाकी जो आप लोग हैं, आप लोगों ने सारे करने हैं। जो कंप्लीट फ़ाइल है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक मैं पोस्ट कर दूँगा, ठीक है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 1 से। द व्हील ऑफ रेडियस 2 मीटर, एक व्हील है बच्चों, उसका रेडियस है 2 मीटर और टर्न्स थ्रू एंगल ऑफ, वो एंगल बना रहा है जी 57.3 डिग्री। बच्चों अगर इसको रेडियन में चेंज करें तो आपको पता है कि 57.3 जो है ये 1 रेडियन के बराबर होगा। सो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, ठीक है। तो मालूम क्या करना है, इट लेज आउट अ टेजेंशियल डिस्टेंस। इसका जो टेजेंशियल डिस्टेंस है बच्चों, ये देखें, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है अलोंग द सर्कुलर पाथ, ठीक है, ये रेडियस है लेट सपोज 2 मीटर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जाते हुए उसने जो एंगल बनाया है दैट इज़ 1 रेडियन। अब ये जो डिस्टेंस है, ये मैं इसको किसी और कलर से बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए जी कि कौन सा डिस्टेंस है, ठीक है जी। तो बच्चों ये वाला डिस्टेंस जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान, ये अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल डायरेक्शन में है। तो इस डिस्टेंस को यहाँ पर टेंजेंशियल डिस्टेंस कहा गया है, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो बच्चों फार्मूला सिंपल है हमारा, एस इज इक्वल टू आर थीटा, आर यहाँ पे 2 है और थीटा 1 है, तो ये बन गया 2 मीटर। सो एस इज इक्वल टू 2 मीटर, ये वाला बच्चों हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द एंगल सस्टेन एट द सेंटर बाय द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। बच्चों ये सर्कल का सर्कमफेरेंस है, यानी कि ये जो पूरी लेंथ है ना अलॉन्ग द सर्कल, यहाँ से आप शुरू कर लें पॉइंट ए से और घुमा के वापस यहीं पे आ जाएं पॉइंट ए पे, तो ये जो पूरी लेंथ है इसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो ये जो सर्कमफेरेंस की पूरी लेंथ है बच्चों, ये 2 पाई रेडियन के बराबर होती है, ठीक है जी, 2 पाई रेडियन के बराबर होती है। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों 100 रेडियन किसके बराबर होता है। देखिए हमने कहा कि 1 रेडियन जो है ये बराबर होता है बच्चों 57.3 डिग्री के। अगर 100 रेडियन हो तो फिर हम क्या करेंगे, 57.3 को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 100 के साथ, तो ये 5730 डिग्री ये बन जाएगा। ये सी वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, विच क्वांटिटी इज़ डायमेंशनलेस। बच्चों एंगुलर वेलोसिटी जो है इसका जो डायमेंशन है वो t-1 होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन का t-2 होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, एंगुलर मोमेंटम का भी डायमेंशन होता है। तो बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशनलेस है। इसका यूनिट होता है जिसको हम रेडियन बोलते हैं, लेकिन अगर आप डायमेंशन निकाल लें तो अब देखें रेडियन जो है वो किसके बराबर होता है जी, दैट इज़ जैसे हमने पढ़ा एस इज़ इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा इज़ इक्वल टू एस ओवर या एल ओवर आर। अब एल का यूनिट भी मीटर है, आर का भी मीटर है, कोई डायमेंशन नहीं होगा। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये डायमेंशनलेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, द एंगल बिटवीन इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो बच्चों ये देखें, ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, एक बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, ठीक है। बच्चों जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ना, वो हमेशा जिस प्लेन के अंदर ये सर्कल मौजूद है ना, एंगुलर वेलोसिटी हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी जो है ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और जो हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ज़ाहिर बात है टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है या जिसको हम लीनियर वेलोसिटी भी बोलते हैं, वो तो टेंजेंट टू सर्कल डायरेक्शन में है, ठीक है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो भी इसी प्लेन में है जिस प्लेन में हमारा सर्कल है, और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है। अगर इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है तो फिर वो v के भी परपेंडिकुलर, क्योंकि v भी हमारे इस स्क्रीन का समझ लें प्लेन, इस स्क्रीन के प्लेन में है। तो एंगल क्या बनेगा फिर दोनों के दरमियान, v और ओमेगा के दरमियान बच्चों 90। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल द एंगल बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, अच्छा ये तो अभी हो गया जी डिस्कस। नेक्स्ट हमारे पास है द एंगुलर वर्जन ऑफ एफ इज इक्वल टू एम ए। बच्चों एफ इज इक्वल टू एम ए, ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ है।
बच्चों अब जो एफ है इसको हम एंगुलर मोशन में रिप्लेस करते हैं टॉर्क से, एम को रिप्लेस करते हैं आई से और ए को अल्फा से, ठीक है। तो ये जो टी इज इक्वल टू आई अल्फा है ना, इसको आप कह सकते हो न्यूटन सेकेंड लॉ इन एंगुलर फॉर्म। ये क्या है? ये न्यूटन सेकेंड लॉ है इन एंगुलर फॉर्म। लो बच्चों, तो ये देखें जी, ये टी इज इक्वल टू आई अल्फा, ये है न्यूटन सेकेंड लॉ इन एंगुलर फॉर्म। नेक्स्ट है बच्चों, इफ द बॉडी रिवॉल्व्स अंडर सेंटीमीटर फोर्स इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। बच्चों जो सेंटीमीटर फोर्स होती है ना, ठीक है, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो एक्सेलरेशन भी सर्कल के सेंटर की तरफ होता है और उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको आप रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो क्योंकि ये अलोंग द रेडियस है, ठीक है। लेकिन जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ना बच्चों, वो किससे प्रोड्यूस होता है? वो टॉर्क से प्रोड्यूस होता है। तो जब तक हम टॉर्क अप्लाई नहीं करते, ठीक है, तब तक एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस सूरत में जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड रेडियल, क्योंकि ये अलोंग द रेडियल लाइन, अभी मैंने आपको बनाया पिछले एमसीक्यूज में, ये देखें, ये जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये अलोंग द रेडियल लाइन, वो लाइन जो रेडियस को रिप्रेजेंट करती है उसी के अलोंग होता है, इसलिए इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास आगे व्हेन अ बॉडी इज रोल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, जब कोई, हमारे पास दो तरह के सर्कल होते हैं बच्चों, एक ऐसे वर्टिकल सर्कल होता है यूं करके और एक हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है यूं करके। हॉरिजॉन्टल सर्कल में जो सेंटीपिटल फोर्स का काम करता है वो कौन करता है? जी, टेंशन इन स्ट्रिंग। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है द सिलेंडर्स ऑफ मैस सेम मैस, दो सिलेंडर्स हैं, मैस उनका सेम है बच्चों लेकिन डायामीटर डिफरेंट है। ये देखें, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना सिलेंडर का, आपको याद है क्या था बच्चों? 1/2 mr², अगर मैं सही हूँ तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, ठीक है। इसका मतलब है जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और रेडियस का ज़्यादा होने का मतलब है डायमीटर ज़्यादा होगा। तो ये देखें सेकेंड ऑप्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ लार्जर फॉर लार्जर डायमीटर। बच्चों जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा, रेडियस ज़्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम। बच्चों एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट है वो जाउल या जोल सेकंड है। तो इसमें जोल सेकंड ढूंढने किसका हो सकता है? ये देखें, वर्क और टाइम। वर्क का यूनिट हो गया जोल और टाइम का सेकंड, तो वर्क और टाइम का यूनिट सेम है जो एंगुलर मोमेंटम का है। उसके बाद बच्चों फॉर एंगुलर मोमेंटम टू रिमेन कांस्टेंट, आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ की एक ये भी फॉर्म है, F इज इक्वल टू dp/dt, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगी तो जो P है ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। बच्चों इसी को अगर हम टॉर्क की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास जो है टॉर्क इज इक्वल टू del L/del T, ये भी न्यूटन सेकेंड लॉ है लेकिन एंगुलर फॉर्म में। इसका मतलब है अगर टॉर्क ज़ीरो होगा तो बच्चों डेल्टा L/डेल्टा T भी ज़ीरो होगा और डेल्टा L यहाँ से क्या होगा? ज़ीरो होगा, या L क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है कि अगर हम एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो टॉर्क क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। टॉर्क क्या होना चाहिए बच्चों? ज़ीरो। इस तरह अगर हम लीनियर मोमेंटम को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो बच्चों फोर्स ज़ीरो होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ डिस्क टू हुप। बच्चों डिस्क की वेलोसिटी क्या होती है? हमने पढ़ा कि डिस्क की जो वेलोसिटी होती है दैट इज़ √4/3gh, और इसको डिवाइड कर दें हुप के साथ, तो हुप की वेलोसिटी जो होती है बच्चों वो खाली √gh होती है। तो ये gh कैंसिल हो जाएगा, या देगा √4/3। ये वाला ऑप्शन बच्चों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ डिस्क एंड हुप। डिस्क और हुप की स्पीड के दरमियान रिलेशन बनाएं। बच्चों ये देखें, वेलोसिटी ऑफ डिस्क जो है ये बराबर होती है √4/3gh, और वेलोसिटी ऑफ हुप जो होती है बच्चों ये सिंपली होती है √gh। ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको मैं यूँ भी तो लिख सकता हूँ √4/3 और √gh, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन हमारा काम बन गया क्योंकि √gh जो है ये बराबर है वेलोसिटी ऑफ हुप के। तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज इक्वल टू 4/3 √ मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ हुप, ये रिलेशन बना दिस वन। नेक्स्ट है बच्चों विच इज़ लार्जर फॉर हुप। एक हुप है उसका मैस m है और रेडियस r है, वो रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग।
हमने बताना है कि उसकी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों में से ज़्यादा कौन सी है। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि हूप के लिए दोनों काइनेटिक एनर्जी ही सेम होती हैं, ट्रांसलेशनल भी हाफ mv² होती है, वो तो होती हाफ mv² है, और रोटेशनल भी हाफ mv² ही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, इफ़ अ रॉकेट इज़ एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, एक रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है और उसका जो एक्सेलरेशन है बच्चों वो 2g के बराबर है, उसका अपेरेंट वेट निकालें। तो हमने पढ़ा जब कोई चीज़ ऊपर को जाती है विद सम एक्सेलरेशन, उसका जो अपेरेंट वेट है वो बराबर हो जाता है w + ma। तो बच्चों w किसके बराबर है, mg के, प्लस m, और a किसके बराबर है, a 2g के बराबर है। तो ये बन गया mg + 2mg, तो बच्चों ये बन गया 3mg। तो ये आंसर आ गया 3mg। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, द अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन लिफ्ट, एक लिफ्ट है जो कि डाउनवर्ड मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन ऑफ 9.8। जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो हमारा जो अपेरेंट वेट है बच्चों ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है w - ma, और a जो है वो 9.8 है, यानी कि वो g के बराबर है। तो w किसके बराबर होता है, mg - m, और ये a भी g के बराबर है। अपेरेंट वेट बच्चों क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम ड्रैग फोर्स। बच्चों जो मैक्सिमम ड्रैग फोर्स होती है ना, मैक्सिमम ड्रैग फोर्स वो बराबर होती है वेट के। तो अगर एक बॉडी का वेट 9.8 न्यूटन है तो उस पर जो मैक्सिमम ड्रैग फोर्स लगेगी वो भी कितनी होगी, 9.8 न्यूटन, क्योंकि ये वेट के मैक्सिमम, याद रखिए मैक्सिमम ड्रैग फोर्स, हर दफ़ा नहीं, सिर्फ मैक्सिमम ड्रैग फोर्स वेट के बराबर होती है। नेक्स्ट है बच्चों, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ द गैस। बच्चों जो लिक्विड्स होते हैं ना, आपने याद रखना है, जो हमारे लिक्विड्स होते हैं ना उनकी विस्कोसिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से डिक्रीज़ होती है, लेकिन गैसेस की विस्कोसिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से इंक्रीज़ होती है। उसकी वजह यह है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, जिसके नतीजे में जो विस्कोसिटी है बजाय कम होने के बढ़ जाती है। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस के दरमियान क्या रिलेशन है। तो आपको पता है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है ये समथिंग 2 ρg/r²/9 ईटा, कुछ इस तरह का रिलेशन है। अगर ये सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट बना लें तो टर्मिनल वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, द रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ पाइप लाइंग हॉरिजॉन्टली एट 2 एंड्स इज़ 1:4। बच्चों वेलोसिटी में जो रेशो है v1/v2 ये बराबर है 1:4। तो हमने डायमीटर की रेशो निकालनी है, यानी कि d1/d2 हमने बच्चों मालूम करना है। बच्चों हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी में a1v1 = a2v2। जो एरिया है बच्चों ये बराबर होता है πr² के। πr² यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी πr² यहाँ पे 2 आ जाएगा। बच्चों पाई से पाई कैंसिल हो गया। r किसके बराबर होता है, r बराबर होता है d/2 के। तो ये आ जाएगा d1²/2, लेकिन 2 करेंगे क्योंकि ये स्केयर है ना, तो 2 की बजाय क्या हो जाएगा 4। v1 यहाँ पर हो जाएगा d2²/4v2। बच्चों यहाँ पर 4 से 4 भी कैंसिल हो गया। हमें चाहिए d1²/d2²। इसको एक तरफ कर लें और ये v1 जो है ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा v2/v1। बाकी का काम यहाँ पे कर लेते हैं बच्चों। v2/v, हमारे पास v1/v2 है, अगर मैं इसको उलट करूँगा तो ये बन जाएगा 4/1, और इस तरफ क्या है d1² / d2²। अंडर रूट ले लें दोनों तरफ बच्चों, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो d1/d2 का जो रेशो है वो 2/1, या मैं इसको लिख सकता हूँ 2:1। तो सही आंसर बच्चों क्या हो गया, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, ये जो AV है हमने पढ़ा कि a1v1 = a2v2 = AV। बच्चों ये जो AV है ये एक्चुअली है क्या, देखिए A जो है एरिया है, एरिया का यूनिट होता है मीटर², मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर/सेकंड। तो बच्चों ये बन गया m³/सेकंड। अब m³ किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को, और सेकंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। तो बच्चों वॉल्यूम ओवर टाइम, यानी कि इसको कहते हैं फ्लो रेट। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो है इसे क्या बोलते हैं, फ्लो रेट।